हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे, साथ में कुछ स्टैटिक पार्ट होंगे उसको भी हम देखेंगे। ठीक है। तो ये हमने ये चीज़ें कवर करी हुई हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, ये रिवीजन के लिए होगा एग्ज़ाम के लिए इसके पहले। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोविड-19 फैक्ट्स। ठीक है। तो देखिए, अगर हम देखें तो कोरोना वायरस जो है उसका आउटब्रेक जो है वुहान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वुहान में हुआ था। सिम्टम की अगर बात करें तो ये फीवर, कफ और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। ठीक है। फीवर होता है, कफ होता है और जो है सांस हमारी बहुत छोटी छोटी आने लगती है। तो ये सिम्टम्स हैं इसके। देखिए, एक सारस वायरस भी था। सारस वायरस एपिडेमिक्स जो है 2002 में फैला था, चाइना से ये भी जो है निकला था। ठीक है। तो ये सारस वायरस अगर एग्जाम में आ गए, क्योंकि कोरोना के अगल बगल के जितने भी वायरसेस हैं हमें जो है थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। कोरोना अपनी तरीके का कोई पहला वायरस नहीं है, 7 और वायरसेस भी कोरोना वायरस जैसे हो चुके हैं। ठीक है। उसी की स्पीशी की अलग जो है कोरोना की ही स्पीशी है वो भी, जो और वायरसेस थे। ठीक है। तो 7 जो है कोरोना वायरस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये देखिए, सारस जो वायरस है वो सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है सारस का, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी मतलब होता है श्वसन से संबंधित हमें प्रॉब्लम, समस्याएं हमें होने लगती हैं। ठीक है। तो ये सारस वायरस भी चाइना से ही संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है जो सेक्शन 2 है। ठीक है। सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट, ये इम्पावर करता है किसी गवर्नमेंट को स्पेशल मेजर्स लेने के लिए, अपनी पॉलिसीज को, रूल्स को, रेगुलेशन को फॉर्मुलेट करने के लिए। जैसे लॉकडाउन का लगाना, तो ठीक है, लॉकडाउन जो है सेक्शन 2 के अंतर्गत ही लगा, सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंतर्गत लगाया गया। तो सेक्शन 2 गवर्नमेंट्स को एम्पावर करती है कुछ जो है स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट करने के लिए, कराने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोरोना वायरस कॉजेज एंड इन्फेक्शन इन, कहाँ कहाँ पे कॉजेज आता है कोरोना वायरस की वजह से? नोज में, साइनस और अपर थ्रोट में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम महसूस होने लगती है। अब नेक्स्ट हमारा है मर्स। ठीक है। मर्स वॉज द फर्स्ट, मर्स वॉज ये जो है देखिए मिडिल ईस्ट में। ठीक है। देखिए, मिडिल ईस्ट में मर्स जो है, मर्स भी एक वायरस है जो मिडिल ईस्ट में फैला हुआ था। देखिए, प्रॉब्लम हमने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि जो कोरोना वायरस है वो कुछ कंट्रीज बहुत तेज़ी से बना रही है उसके वैक्सीन। जैसे रशिया हो गया, आपका अमेरिका हुआ गया। तो रशिया का कहना था कि ये इस तरीके के वायरस पहले भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुके हैं, जिससे इसका जो मेडिसिन है उसको बनाने में बहुत टाइम नहीं लग रहा है। ऐसे यूजुअली जब मेडिसिन बनाया जाता है तो उसको जो है हम ह्यूमन ट्रायल करते हैं, है ना, तो ये बहुत ही लंबा एक टाइम स्पैन ले लेता है। ठीक है। और इस तरीके से जब ऑलरेडी चीज़ों को बारे में जब नॉलेज होती है और पहले ही इस तरीके का वायरस ये एपिडेमिक आ चुका है, तो जो वो दवा है वो जल्दी बन जाती है। तो ये मर्स जो है वो मिडिल ईस्ट में है और ये भी एक तरीके का वायरस है। ठीक है। कोरोना वायरस पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था 1965 में। कब? 1965 में। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस और जूनोटिक, जूनोटिक मतलब क्या होता है? एग्जाम में अगर आ जाता है जूनोटिक, बार बार जूनोटिक हम लोग देख रहे थे। तो जूनोटिक मतलब होता है ट्रांसमिशन होता है इसका ह्यूमन टू एनिमल। ठीक है। ह्यूमन से एनिमल में। जैसे कोरोना वायरस से कैसे हुआ था? बैट से हुआ था जो है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल किसी भी का अगर मान लीजिए किसी एनिमल से जो है ट्रांसमिशन होता है तो जो है वो जूनोटिक कहलाता है। तो उस एनिमल के पास तो उतनी कैपेबिलिटी होती है, उसकी जो है इम्यूनिटी इतनी होती है कि उसको जो है कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग में जब वो जाता है तो वो उसको अफेक्टेड जो है कर देता है उसको। नेक्स्ट हमारा है WHO रिकग्नाइज नोवल कोरोना वायरस एज अ पैंडमिक। देखिए, WHO ने नोवल कोरोना वायरस को एक पैंडमिक घोषित कर दिया, लेकिन ये बहुत लेट में किया गया था। तो इससे जो है अमेरिका बहुत ज़्यादा जो है WHO से नाराज़ भी चल रही थी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि WHO और चाइना दोनों जो है अपनी साठगांठ से काम कर रहे हैं। तो जो है अमेरिका का ये कहना था कि इतना जो है लेट में इसको पैंडेमिक क्यों घोषित किया गया, और ये वास्तव में बहुत लेट कर दिया था WHO ने। तो जो हमारा डेट है वो 11 मार्च 2020। ठीक है। 11 मार्च 2020 को जो है कोरोना वायरस को पैंडेमिक घोषित किया गया था। पहली जो डेथ हुई थी इंडिया में वो कर्नाटका में हुई थी। अगर पहला केस की बात करें तो पहला केस केरला में हुआ था। तो याद रखिएगा कि केरला में पहला केस और कर्नाटका में जो है पहली डेथ हुई थी। ठीक है। इंडिया की बात करें, यूएसए में जो है वॉशिंगटन में पहला केस आया था। वॉशिंगटन में पहला केस आया था। देखिए, कोरोना वायरस 7 तरीके के होते हैं। ठीक है। WHO ने कोरोना जो वायरस है उसको कोविड-19 का नाम दिया था, क्योंकि दिसंबर में आया था। तो 19 जो है जो ईयर था वो 2019 था, तो 19 जो है लगाया और ये कोविड जो है नाम दिया गया WHO के द्वारा। रेमडेसिविर एक मेडिसिन है, रेमडेसिविर एक मेडिसिन है जिसको चाइना ने पेटेंट करा दिया है। ये इबोला पे भी काम करती है। ठीक है। इबोला के लिए भी दवा यही है रेमडेसिविर। चाइना ने पेटेंट जो है इस पे चाइना ने ले लिया है।
अब देखिए इंडियन मेडिकल जो इमरजेंसी इंडिया में पहली बार किसी स्टेट ने जिसने मेडिकल इमरजेंसी घोषित की हो, तो ये जो है कोरोना वायरस की वजह से, तो ये केरला था। तो केरला ने पहली बार मेडिकल इमरजेंसी अनाउंस कर दिया था। याडा याडा वायरस है एक, तो याडा याडा वायरस जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में याडा याडा वायरस, ये एनिमल से जो है ह्यूमन में जो है एनिमल्स में देखा गया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो याडा याडा वायरस कहाँ पे, एनिमल्स में जो है ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चांदीपुरा वायरस, ठीक है। चांदीपुरा वायरस जो है वो गुजरात में जो है आपने देखा, चांदीपुरा वायरस कहाँ पे, गुजरात में देखा गया, ठीक है। ये जो है सैंड फ्लाई के थ्रू जो है फैला, ठीक है। किसके, सैंड फ्लाई के थ्रू फैला, ठीक है। तो चांदीपुरा वायरस जो है वो सैंड फ्लाई के थ्रू फैला, ठीक है। बच्चों में जो है इफेक्ट हमने देखा चांदीपुरा वायरस का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं, इसका थीम था क्या, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं इसका थीम था। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे जो है बनाया गया, तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। 107वां, ये याद रखिएगा कौन सा था, ये 107वां था, और ये नेशनल साइंस डे था, ये 28वां, ठीक है, 28 था। तो 107वां जो है भारतीय कांग्रेस विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु कर्नाटका में मनाया गया। एग्रीकल्चर कहाँ पे, कर्नाटका में एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स में ये मनाया गया, ठीक है। सेलिब्रेट किया गया, आयोजित किया गया, एक्चुअली कहें तो ज़्यादा सही है। तो ये जो है एग्रीकल्चर साइंस आपका कैंपस में जो है आयोजित किया गया। थीम क्या था, विज्ञान एवं तकनीकी और ग्रामीण भारत, विज्ञान तकनीकी ग्रामीण भारत इसका थीम था, विज्ञान तकनीकी ग्रामीण भारत। पीएम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास जो है चित्रकूट में किया गया। पीएम ने जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, कौन सा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, उसका शिलान्यास जो है कहाँ पे किया है, ये चित्रकूट में किया है, ठीक है। चित्रकूट में शिलान्यास किया गया है। इसकी लंबाई 296.07 किलोमीटर है, ठीक है, 296.07 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए झांसी प्रयागराज राजमार्ग से, झांसी प्रयागराज राजमार्ग से कहाँ से होता हुआ जाएगा, देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ऑड वन आउट के लिए आता है। तो झांसी प्रयागराज राजमार्ग से बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और रैया, इटावा से होता हुआ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और रैया और इटावा से होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो ये वाराणसी में मनाया गया। ये वर्ष में दो बार में एक बार मनाया जाता है, 2 ईयर्स में वन टाइम जो है प्रवासी भारतीय दिवस को मनाते हैं। जनरली ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 9 जनवरी कि किस ओकेजन में सेलिब्रेट किया जाता है, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। 20 अब की बार जो है जो सेलिब्रेशन हुआ, जो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस कौन सा था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये 15th था, 15वां था। तो ये जो है आपका 21 से 23 जनवरी को जो है सेलिब्रेट किया गया है। ये महाकुंभ के चलते ये जो है 9 जनवरी को ना करके 21 जनवरी को किया गया, क्योंकि एक बार जो है ट्रेवलिंग को, सारी चीज़ों को देखते हुए कि कुछ डेलीगेट्स जो हमारे महाकुंभ के समय पहले ही यहाँ पे थे, तो दोबारा आना जाना, ये ट्रैवलिंग ना करना पड़े, इससे बचने के लिए जो है ये 21 से 23 जनवरी को ही वाराणसी में सेलिब्रेट किया गया या ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। यूपी जो है नंबर 1 किस में है, तो देखिए गन्ना और आलू में, ठीक है, गन्ना और आलू में नंबर 1 पे है। अब गेहूं और चावल में क्या पोजीशन है यूपी की, बता दीजिएगा मुझे। देखिए पहला और दूसरा है, ठीक है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, ये बता दीजिए, ठीक है। यूपी जो है आपका फर्स्ट है गन्ना और जो है आपका आलू में। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे है, प्रयागराज में। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान प्रयागराज में। व्यावसायिक विवादों को निपटाने के लिए कॉमर्शियल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है। देखिए मैंने पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो केस की फाइलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, केस जो है बहुत ज़्यादा जो है एक के ऊपर एक लगते जाते हैं, तो उसका जो है निपटारा नहीं हो पाता समय से। इसके लिए जो है आपका कॉमर्शियल कोर्ट अगर स्टैब्लिश हो जाता है तो क्या होगा, केस जल्दी निपट पाएंगे। और व्यावसायिक विवाद को निपटाना और भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर ऐसे डेवलपमेंट जो है रुक जाता है, विवाद जो है पड़े रहते हैं और आगे प्रोसीजर जो है आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है। अब देखिए जीडीपी में अगर हम देखें यूपी में जो है का सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में अपने, ठीक है। सर्विस सेक्टर 3 सेक्टर होते हैं, टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा करता है। नेक्स्ट हमारा यूपी की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो यूपी की सबसे प्रदूषित नदी यमुना है। यूपी की सबसे प्रदूषित नदी यमुना है, वो जो है आपका 19 नगर से होते हुए जाती है, ठीक है। यमुना जो है 19 नगर जो है, यमुना पे 19 नगर बसे हुए हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यमुना पे 19 जो है नगर बसे हुए हैं। यूपी हरियाणा का बॉर्डर भी बनाती है यमुना, यूपी और हरियाणा का बॉर्डर भी बनाती है यमुना। गंगा नदी की बात करें तो ये जो है उस पर 28 नगर बसे हुए हैं, ठीक है। यूपी
में गंगा जो है बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है, बिजनौर से जो है यूपी गंगा में प्रवेश करती है। कानपुर गंगा के जो है राइट हैंड साइड में यानी दक्षिणी साइड में कानपुर, और बनारस जो है बाईं साइड में यानी लेफ्ट साइड में जो है लेफ्ट जो है गंगा के लेफ्ट में है, ठीक है। गंगा के राइट में कानपुर और लेफ्ट में जो है बनारस जो है बसा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है चंबल सीमा, ठीक है। चंबल की सीमा जो है यूपी एमपी राजस्थान, ठीक है। चंबल जो है यूपी एमपी राजस्थान मिलके बनाते हैं चंबल की सीमा। गोमती नदी की बात करें तो ये गोमती नदी जो है ये जो है लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, ठीक है। लखनऊ जो जो बसे हुए हैं गोमती नदी पे वो हैं लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, याद रखिएगा, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। सबसे ज़्यादा पान कहाँ पे उत्पादित होता है तो ये महोबा है। किसान भाई योजना एग्जाम में पूछता तो 1992 में 1992 में किसान भाई योजना जो है शुरू की गई थी। कजरी लोकगीत कहाँ से जो है रिलेट करता है तो ये देखिए मिर्जापुर से कजरी लोकगीत गीत। और नटवरी नृत्य जो है आपका पूर्वी यूपी से। नटवरी नृत्य कहाँ से? पूर्वी यूपी से। कजरी जो है मिर्जापुर से है। रसिया जो है आपका ब्रजभूमि से है। कजरी मिर्जापुर से हमने देखा। आल्हा जो है बुंदेलखंड से। बिरहा पूर्वांचल से है, ठीक है। कुछ नृत्य हैं और उनके क्षेत्र हैं। देखिए चरकुला जो है ब्रजभूमि से। कहाँ से? चरकुला ब्रजभूमि से। शौरा जो है बुंदेलखंड से। दीपावली बुंदेलखंड से। पाई दंडा ये बुंदेलखंड से। राई जो है बुंदेलखंड से। कार्तिक गीत जो है वो बुंदेलखंड से। चौरसिया जो है ये जौनपुर से। चौरसिया कहाँ से? जौनपुर से। कर्मा जो है मिर्जापुर और सोनभद्र। कर्मा जो है कहाँ का नृत्य है? मिर्जापुर का और सोनभद्र का है। कर्मा नृत्य है मिर्जापुर और सोनभद्र का। नेक्स्ट हमारा है कुछ महोत्सव हैं और स्टेट दिए हुए हैं, ठीक है। जो आयुर्वेद महोत्सव वो झांसी में मनाया जाता है। श्रावणी मेला जो है, श्रावणी मेला ये फर्रुखाबाद में। कहाँ पे? श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। रामायण मेला चित्रकूट में। नौचंदी का मेला मेरठ में। नौचंदी का मेला कहाँ पे? मेरठ में। देवा मेला जो है बाराबंकी में। कलिंजर मेला जो है बांदा में। ढाई घाट मेला जो है सहारनपुर में, ठीक है। ढाई घाट मेला जो है वो सहारनपुर में। ढाई घाट मेला सहारनपुर में। गोला गोकर्णनाथ, ठीक है। गोला गोकर्णनाथ मेला जो है लखीमपुर खीरी में। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में। परिक्रमा मेला जो है आपका मथुरा में, ठीक है। परिक्रमा मेला मथुरा में, तो देख लीजिएगा। और नेक्स्ट करेंगे राजघाट नदी घाटी परियोजना। राजघाट नदी घाटी परियोजना सोन नदी पर, ठीक है। राजघाट नदी घाटी परियोजना सोन नदी पर। यूपी एमपी बिहार, ठीक है। यूपी एमपी बिहार पे पहले आप ये जान लीजिए राजघाट जो नदी परियोजना है वो सोन नदी पर है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजघाट जो है सोन नदी पे है। अब देखिए बजट में कितने नए जो है विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई है तो 3, ठीक है। 3 नए विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई। कहाँ कहाँ पे? आजमगढ़, अलीगढ़ और सहारनपुर में। आजमगढ़, अलीगढ़ और सहारनपुर में। यूपी में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो नलकूपों के द्वारा होती है, ठीक है। 72% सिंचाई यूपी में नलकूपों के द्वारा की जाती है, ठीक है। कितने परसेंट? 72% जो सिंचाई होती है वो जो है नलकूपों के माध्यम से की जाती है, ठीक है। नलकूपों के माध्यम से की जाती है, ठीक है। अब जो हमारा है बटेश्वर मेला, ठीक है। बटेश्वर मेला कहाँ पे है? ये आगरा में। बटेश्वर मेला कहाँ पे? आगरा में। कजली मेला जो है महोबा में। बटेश्वर मेला कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? आगरा में, ठीक है। आगरा में बटेश्वर। कजली जो है वो महोबा में। बटेश्वर मेला आगरा में। कजली महोबा में। सैयद सलार जो है बहराइच में। सैयद सलार कहाँ पे? बहराइच में, ठीक है। तो सैयद सलार जो मेला है वो बहराइच में। गंगा जो महोत्सव है वो वाराणसी में, ठीक है। गंगा जो महोत्सव है वो कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक है। तो फिर से देखते हैं बटेश्वर जो मेला है वो आगरा में। कजली मेला जो है महोबा में। सैयद सलार जो है वो बहराइच में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। टॉय सिटी किसको कहते हैं? देखिए टॉय सिटी जो है वो ग्रेटर नोएडा को कहा जाता है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा को कहते हैं। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा को। लायन सफारी की बात होगी तो इटावा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है वो नोएडा में। फूड जो है मेगा फूड पार्क जो है बरेली। मेगा फूड पार्क कहाँ पे? बरेली में। अब देखिए खैरवार जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है तो खैरवार जो है सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर। कहाँ पे? सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर में, ठीक है। 2021 में राजकोषीय घाटा अगर हम देखें तो ये जीडीपी का 2.97% रहा। 2021 में जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 2 जो है
आपका 97% रहा। कार्यशील आबादी, ठीक है, अगर कार्यशील आबादी करें देखें तो टोटल फीमेल की जो कार्यशील आबादी है वो 24.3% है। कितनी है? 24.3% है। फीमेल की जो कार्यशील आबादी है वो 24.3% है, 24.3% है। ठीक है, टोटल जो है अगर हम देखें तो मेल के जो टोटल मेल हैं वो 52% है, फीमेल 48% है। तो 48% फीमेल में से सिर्फ जो है 24% फीमेल जो है कार्यशील है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विंडम जलप्रपात कहाँ पे है? तो देखिए विंडम जलप्रपात जो है वो मिर्जापुर में है। ठीक है, विंडम जलप्रपात कहाँ पे है? विंडम जलप्रपात मिर्जापुर में है। परमाणु ऊर्जा केंद्र, यूपी का जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पे? नरौरा में है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे? नरौरा में है। साइबर सिटी की बात करें तो साइबर सिटी जो है कानपुर को कहा जाता है, साइबर सिटी कानपुर में है। और थीम पार्क जो है आगरा, परफ्यूम पार्क जो है कन्नौज। ठीक है, साइबर सिटी कानपुर, थीम पार्क आगरा और परफ्यूम पार्क जो है कन्नौज। ठीक है, तो साइबर सिटी क्या? साइबर सिटी जो है कानपुर, साइबर सिटी कानपुर, थीम पार्क आगरा और परफ्यूम पार्क कन्नौज। साइबर सिटी कानपुर, थीम पार्क आगरा और परफ्यूम पार्क कन्नौज। ठीक है, याद हो गया। और नेक्स्ट हमारा है जैव प्रौद्योगिकी पार्क। तो आप लोग को पता है जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। वेदर पार्क जो है आपका आगरा में है। टेक्सटाइल और होजरी कानपुर में है। प्लास्टिक सिटी किसको कहते हैं? दिबियापुर। ठीक है, दिबियापुर को औरैया को, दिबिया ये द है तो दिबियापुर औरैया को प्लास्टिक सिटी कहा जाता है। ठीक है, और हाँ, प्लास्टिक सिटी जो है दिव्यापुर औरैया में है। और रक्षा औद्योगिक गलियारा, ठीक है, रक्षा औद्योगिक जो गलियारा है वो चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर और लखनऊ। ठीक है, रक्षा औद्योगिक गलियारा कहाँ कहाँ पे? चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर और लखनऊ। तो याद रखिएगा, इसमें कोई ऑड और नाउट दे देगा कौन सा जो है औद्योगिक गलियारा नहीं है, उसका पार्ट, औद्योगिक गलियारा का पार्ट कौन सा नहीं है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ ये है। ठीक है, डिफेंस पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे बटेश्वर। ठीक है, बटेश्वर जो है ये कहाँ पे? आगरा में लगता है। देवा शरीफ जो है बाराबंकी में। हरिदास जयंती वृंदावन में। हरिदास जयंती कहाँ पे? वृंदावन में। ठीक है, और फिर आपका जो है नेक्स्ट हमारा है नौचंदी का कहाँ पे? नौचंदी जो है मेरठ में। नौचंदी जो है का मेला मेरठ में लगता है। ठीक है, तो हरिदास जयंती वृंदावन, नौचंदी मेरठ और आपका देवा शरीफ बाराबंकी और बटेश्वर जो है आगरा। ठीक है, कोयला अगर देखें तो कोयला जो है सोनभद्र में, कोयला सोनभद्र से मिलेगा। बलुआ पत्थर मिर्जापुर से, सिलिका बालू जो है प्रयागराज से और यूरेनियम जो है ललितपुर से। यूरेनियम कहाँ से? ललितपुर से। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, कोयला जो है वो सोनभद्र, कोयला कहाँ से? सोनभद्र। ठीक है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका जो है बालू वो प्रयागराज और यूरेनियम जो है ललितपुर से। ठीक है, यूरेनियम कहाँ से? ललितपुर से। ठीक है, तो फिर से देखेंगे, देखिए जो मिनरल्स हैं वो यूपी जो है हमारा मिनरल्स में रिच नहीं है। ठीक है, यूपी जो है मिनरल्स में रिच नहीं है, लेकिन जो है कोयला जो है कहाँ से? सोनभद्र से कुछ कोयला हमें मिल जाता है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर से, सिलिका बालू प्रयागराज से और यूरेनियम हमने अभी देखा जस्ट जो है ललितपुर से। सुमंगला कन्या जो है योजना, सुमंगला कन्या योजना की बात करें तो ये शिक्षा से रिलेटेड है। 6 चरणों में ये दी जाएगी, कुछ अनुदान दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, 6 चरणों में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं गौ रक्षा अनुसंधान कहाँ पे है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा जो विज्ञान और गौ रक्षा अनुसंधान मथुरा में है। थर्ड रेलवे कोच फैक्ट्री ऑफ कंट्री, तीसरा जो रेलवे कोच फैक्ट्री कंट्री था, पहले 2 स्टैब्लिश हो चुके हैं, तीसरी जो है वो रायबरेली में होगी, वो तीसरी होगी। पहला जो है आपका कपूरथला है फर्स्ट, चेन्नई आपका सेकेंड और रायबरेली थर्ड। ठीक है, यूपी में जो है वृद्धावस्था पेंशन की बात करें तो देखिए ये जो है 80 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग हैं, 80 वर्ष से अधिक जो है लोग हैं जो वृद्ध हैं, उनके लिए पेंशन है। एग्जाम में थर्ड जो है आपका 70-75 ऐसे आएगा तो नहीं करना है। 80 ईयर्स के एवब के लोगों के लिए है, 500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है ना, ये 500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे और इसमें जो है 300 जो है स्टेट के द्वारा होगा और जो है 200 रुपये ये आपका सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यूपी राज्य सड़क परिवहन। यूपी राज्य सड़क परिवहन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन सेवा जो स्टार्ट की गई जिसका नाम है दामिनी। तो दामिनी क्या है? दामिनी जो है महिलाओं के लिए सुरक्षा है, ये यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है, कानपुर मत कंफ्यूज होइएगा। तो जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना क्या है? मुख्यमंत्री शिक्षुता, देखिए इसमें युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षित करने के लिए, किसके लिए? युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षित करने के लिए
ये मंथली जो है उनको 2500 रुपीज़ 2500 रुपये दिए जाएंगे। धनराशि जो है एक्चुअली ये जो है आपका कुछ जैसे जो प्रशिक्षित किया जाएगा उसके लिए जो है उनको 2500 जो है राशि दी जाएगी, और 2500 में से जो 1500 होगा वो सेंटर की तरफ से होगा, और जो है 1000 वो स्टेट की तरफ से होगा। ठीक है, 2500 जो है वो सेंटर की तरफ से होगा, 1000 जो है वो स्टेट की तरफ से होगा। ठीक है, अब देखिए 100 करोड़ का प्रावधान है इसमें। 100 करोड़ का किसके लिए? प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। अब देखिए फैक्ट है ये, जो आलमगीरपुर है, ठीक है, आलमगीरपुर है जो, वो कहाँ पे है? वो मेरठ में जो है मेरठ जनपद में, आलमगीर जो है मेरठ जनपद में है। इसकी डिस्कवरी जो है, इसकी खोज जो है, उत्खनन कहेंगे उसकी, उत्खनन जो है यज्ञ दत्त शर्मा जी द्वारा किया गया था, और ये 1958 में किया गया था। हिंडन नदी के तट पे है ये आलमगीरपुर। ठीक है, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र अगर हम देखें तो यूपी में कौन सा? ये प्रयागराज है, 12 सीटें हैं इसमें। सबसे छोटा कौन सा है वो आप बता दीजिए। आल्हा, अगर आल्हा की बात करें तो ये लोकप्रिय संगीत है। क्या है ये? लोकप्रिय संगीत है। बुंदेलखंड का महोबा के वीर भाइयों के बारे में है ये। ठीक है, जापानी इंसेफ्लाइटिस बहुत ज़्यादा इशू था ये, जो है गोरखपुर में ही था। तो जो जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र होगा वो यूपी के गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, कहाँ पे? यूपी के गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है, हाँ नेक्स्ट है जो WHO ने जो ईयर 2020 है, 2020 का जो साल है, उसको द ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स जो है ये घोषित किया है। क्या घोषित किया WHO ने? ईयर्स ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ। WHO का जो डिकेड है 2020 से 2029 तक का, वो डिकेड ऑफ एक्शन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डिकेड ऑफ एक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? डिकेड ऑफ एक्शन। WHO 2020 से 29 का डिकेड ऑफ एक्शन बोला जाता है। राष्ट्रीय जैविक महोत्सव दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय जैविक महोत्सव दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, ये सिक्किम जो है वो विश्व का पहला ऐसा जो है स्टेट है जो है पूरी तरीके से जैविक है। ठीक है ना, वो कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करता है अपनी चीज़ों को उत्पादन करने के लिए। इंद्रधनुष के बारे में देखें तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंद्रधनुष, यूपी के हिंडन में। ठीक है, यूपी के हिंडन में जो है ये आयोजित किया गया। ये अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है, इंडिया और ब्रिटेन का। तो ये जो इंद्रधनुष है इंडिया और ब्रिटेन का वायुसेना का अभ्यास है, याद रखिएगा, इंडिया और ब्रिटेन का वायुसेना का अभ्यास है ये। ठीक है, नेक्स्ट में है हमारा है WHO ईयर 2020। WHO का ईयर 2020, ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। हमने ये चीज़ देख ली पहले, इंद्रधनुष भी देख लिया। ये जो है किसका किसका? इंडिया और ब्रिटेन का वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। कहाँ पे? यूपी में हिंडन पे। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे मिलन। ठीक है, तो मिलन 2020 जो है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा नौसैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो मिलन 2020 हिंद महासागर का सबसे बड़ा नौसैन्य अभ्यास है। ये जो है विशाखापट्टनम में जो है आयोजित किया गया। विशाखापट्टनम में थीम क्या थी? सिनर्जी अक्रॉस द सी। ठीक है, सिनर्जी अक्रॉस द सी। संजय कोठारी जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग संजय कोठारी। विमल जुल्का केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, विमल जुल्का केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। संजय कोठारी जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के हैं, और बिमल जुल्का जो है केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। बिपिन रावत है फर्स्ट CDS। ठीक है, CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो इसमें जो है तीनों जो दल हैं, ठीक है, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए डिसीजन को एक इंडिविजुअल जो लेने में एम्पावर होगा वो सारे डिसीजन ले सकेगा। वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। वो जो है पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो विपिन रावत जी हैं। ओम प्रकाश बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। कौन है? लोक लेखा समिति के अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, तो देखिए लोक लेखा समिति जो है वो जो है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं टोटल? तो जो है उसमें, हाँ देखिए, लोकसभा से 15 मेंबर होंगे और राज्यसभा से 7 मेंबर्स होंगे। लोकसभा से 15 मेंबर्स और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। इसका कस्टम ये है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं वही जो है अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा समिति के। राम निवास गोयल। ठीक है, राम निवास गोयल कौन है? छठे जो है दिल्ली आपका विधानसभा के अध्यक्ष हैं। छठे जो है विधानसभा दिल्ली के अध्यक्ष हैं ये राम निवास गोयल। अब इंटरनेशनल जुडिशियल समिट। ठीक है, इंटरनेशनल जुडिशियल समिट इसका जो थीम है वो है न्यायपालिका और बदलता विश्व। इंटरनेशनल जुडिशियल समिट 2020। इंटरनेशनल जुडिशियल समिट 2020 का जो थीम है वो है न्यायपालिका और बदलता विश्व। क्या थीम है? न्यायपालिका और बदलता विश्व। ठीक है, तो थीम है न्यायपालिका और बदलता विश्व। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे CJI जो है हमारे। ठीक है, CJI जो है
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन से? ये 47वें CJI हैं, शरद अरविंद बोबड़े। क्या नाम है इनका? शरद अरविंद बोबड़े। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है NK सिंह है। क्या, कौन है? NK सिंह। 22वां जो है, अब ये देखिए, ये याद रखना पड़ेगा कौन सा 15वां वित्त आयोग है। 22वां विधि आयोग, 15वां वित्त आयोग है और 22वां विधि आयोग जो है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। 7वां जो है 7th ICC डब्ल्यू जो T20 था, विमेंस, डब्ल्यू मतलब विमेंस, ठीक है। 7th ICC विमेंस का जो T20 चैंपियनशिप था उसको ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के जीता और ऑस्ट्रेलिया का ये 5वां खिताब था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ये 5वां खिताब था जो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के जीता। ये 7वां ICC जो है आपका विमेंस का T20 था। देखिए पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष पहले जो है लोकपाल हैं कंट्री के, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष कंट्री के पहले लोकपाल हैं। राजीव महर्षि कौन है? ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। राजीव महर्षि जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। सोमा राय बर्मन जो है वो 24वीं लेखा महानियंत्रक है, ठीक है। कौन है? ये सोमा राय बर्मन जो है 24वीं लेखा महानियंत्रक है, 24वीं लेखा महानियंत्रक है और 7वीं जो है विमेन है, ठीक है। तो 7वीं विमेन लेखा महानियंत्रक है और 24वीं जो है ये लेखा महानियंत्रक है, ठीक है। अरविंद कुमार IB के नए अध्यक्ष हैं। अरविंद कुमार कौन है? IB के नए अध्यक्ष हैं। राजीव गौबा जो है देश के कैबिनेट सचिव हैं। राजीव गौबा देश के कैबिनेट सचिव हैं। राजीव कुमार की बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। कौन है ये? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। संगीता रेड्डी जो है फिक्की की नई अध्यक्ष है। संगीता रेड्डी कौन है? फिक्की की नई अध्यक्ष है। नेक्स्ट हमारा है 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था 2.9 ट्रिलियन रही, ठीक है। 2.9 ट्रिलियन है, हमें इसको बढ़ा के करना है कितना? 5 ट्रिलियन, ठीक है। तो अभी जो 2019-20 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 2.9 ट्रिलियन है, हमें इसको इंक्रीज करके 5 ट्रिलियन करना है। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 5 ट्रिलियन हमें कब तक करना है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक, देखिए WEO, ठीक है, ये रिपोर्ट आई है 2019 की, IMF जो है निकालता है ये। इसमें बताया गया है कि GDP के संदर्भ में दुनिया में शीर्ष 10 देशों में भारत जो है, भारत का जो नंबर है वो 5वां है, ठीक है। ये जो है आपका भारत का जो नंबर है वो कितना है? 5वां है। किसमें? GDP के संदर्भ में अगर देखें तो भारत जो है 5वां जो है 5वें नंबर पे है। शीर्ष 10 देशों में भारत का स्थान 5वां है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अकॉर्डिंग जो है ये जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इस रिपोर्ट को निकालती है, WEO रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट बोलते हैं इसको, WEO रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF निकालती है। इसमें जो है जो हमारा भारत है उसमें जो है देशों में 10 देशों में 5वां स्थान है भारत का GDP के उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा 5 देश कौन कौन से देख लेते हैं। US है, चाइना, सबसे ज़्यादा जो है GDP किसका? US का है, फिर चाइना का है, फिर जापान का है, फिर जर्मनी का है। US का है, चाइना का है, जापान का है, फिर जर्मनी का है और फिर 5वें नंबर पे इंडिया है, ठीक है ना। UK और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए इंडिया 5th पे आ गई है, ठीक है। UK और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए इंडिया 5th पे आ गई है, ठीक है। विदेशी ऋण, ठीक है, विदेशी ऋण की बात करें तो जो है 2018-19 में जो विदेशी ऋण है, ठीक है, जो ऋण था वो 19.8% ऑफ GDP था। 19.8% GDP का 19.8% था, ठीक है। कितना था? 19.8% था GDP का। लेकिन 19-20 की बात करें तो ये 20% हो गया GDP का, यानी कि ऋण जो है विदेशी ऋण बढ़ गया है, ठीक है। विदेशी ऋण जो है बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो विदेशी ऋण जो है 18-19 में 19.8% था और 19-20 में ये 20.1% हो गया। इनफ्लो अगर हम देखें किसका? FDI का, तो सबसे ज़्यादा जो FDI इनफ्लो हुआ है हमारा कहाँ से हुआ? सिंगापुर से हमें मिला FDI। तो सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से मिला? सिंगापुर से। दूसरे नंबर पे मॉरिशस से, तीसरे नंबर पे नीदरलैंड से और चौथे नंबर पे US से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमें जो है FDI कहाँ पे मिला है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हमें जो है सिंगापुर से मिला है। फिर दूसरे नंबर पे मॉरिशस से, तीसरे नंबर पे नीदरलैंड से और चौथे नंबर पे US से, ठीक है। अब देखिए कार्बन स्टॉक की बात करें अगर, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा जो है कार्बन स्टॉक ये कहाँ पे? रशिया में, फिर ब्राज़ील, फिर US, फिर इंडिया, ठीक है। रशिया में, ब्राज़ील में, US में, फिर इंडिया में। शीर्ष तेल उपभोक्ता की बात करें, ठीक है, जो उपभोग करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, सबसे बड़े जो है ऑयल कंज्यूमर्स कौन है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है? US है, ठीक है। शीर्ष जो है तेल उपभोक्ता जो है US है, कौन है? US है। फिर चाइना है, तीसरे नंबर पे इंडिया है। तो तीसरे नंबर पे उपभोग करने में, ऑयल का उपभोग करने में इंडिया जो है तीसरे नंबर पे, इंडिया कौन सा? तीसरे नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है खनिज आयात सर्वाधिक कहाँ पे मिलेगा? खनिज आयात जो है वो सर्वाधिक कहाँ पे मिलेगा? तो देखिए इराक में,
सबसे ज़्यादा खनिज जो है आयात जो है कहाँ से किया जाता है, तो हम जो है सबसे ज़्यादा खनिज का आयात जो है इराक से करते हैं, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब, तीसरे नंबर पे यूएई और चौथे नंबर पे ईरान। ठीक है, तो खनिज का जो आयात सर्वाधिक है वो इराक से है। ठीक है, सर्वाधिक आयातित खनिज, सबसे ज़्यादा खनिज कौन सा आयात होता है, तो ये देखिए पेट्रोलियम, सबसे ज़्यादा हम पेट्रोलियम आयात करते हैं, फिर हीरा करते हैं, फिर कोयला करते हैं और फिर प्राकृतिक गैस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आयात जो होता है वो होता है पेट्रोलियम। तेल जो है शीर्ष तेल उपभोक्ता भी हमने देखा था यूएस, चाइना, इंडिया और जापान। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है जो मद है जो आयातित होती है वो पेट्रोलियम है, फिर हीरा है, फिर कोयला है। ठीक है, फिर आपका जो है प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट देखेंगे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने, तो देखिए सौरभ जो है गांगुली बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल कौन है, डी के जैन। ठीक है, बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल जो हैं वो डी के जैन है। प्रथम अध्यक्ष नए अध्यक्ष कौन बने हैं, वो सौरभ गांगुली बने हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के बारे में बात करें तो भारत में सद्भावना जो इसके दूत हैं भारत से, वो हैं आपके सद्भावना दूत सौरभ गांगुली। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के सद्भावना दूत जो हैं वो कौन है, सौरभ गांगुली हैं। शुभंकर जो है क्या है इसका, सोमाइटी, क्या नाम है शुभंकर का, सोमाइटी, याद रखिएगा। जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 है उसका शुभंकर सोमाइटी है और भारत की तरफ से जो सद्भावना दूत हैं वो सौरभ गांगुली हैं। ठीक है, कच्चे तेल के उत्पादन की बात करें तो देखिए कच्चे तेल के उत्पादन में इंडिया दूसरे नंबर पे है, चाइना ऑब्वियस सी बात है पहले नंबर पे है। ठीक है, तो कच्चे तेल के उत्पादन में इंडिया जो है दूसरा रैंक है उसका। और जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से हो रहा है, सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है आपका ये हो रहा है चाइना में। ठीक है, चाइना में, और फिर दूसरे नंबर पे इंडिया है। ठीक है, चाइना में सबसे ज़्यादा हो रहा है और दूसरे नंबर पे इंडिया में है, फिर जापान और फिर यूएसए। चाइना, इंडिया, जापान, फिर यूएसए, चाइना, इंडिया, जापान और यूएसए। देखिए तैयार जो है इस्पात की खपत जो सबसे ज़्यादा खपत होती है, देखिए जितना ज़्यादा खपत होगी हमें ये चीज़ पता चलती है कि उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। इस्पात का खपत जहाँ पे होती है ये इंडिकेटर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खपत कहाँ पे हो रही है, यूएस में हो रही है, फिर चाइना में और तीसरे नंबर पे इंडिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा खपत हो रही है यूएस में, फिर चाइना में और फिर इंडिया में। नेक्स्ट हमारा 11th डिफेंस एक्सपो 2020। ठीक है, आप सभी लोग को पता है कि 11वां जो डिफेंस एक्सपो था वो लखनऊ में जो है आयोजित हुआ था। ठीक है, थीम क्या थी, इंडिया जो थीम थी इंडिया इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। थीम थी इंडिया इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, तो ये थीम थी, क्या थी, द इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। लखनऊ में जो है कौन सा था, ये 11th था, 11वां था, 11वां जो है ये आपका डिफेंस एक्सपो था। ठीक है, लखनऊ में जो है लखनऊ डिक्लेरेशन भी इसी टाइम हुआ था। लखनऊ डिक्लेरेशन क्या था, इंडिया अफ्रीका। ठीक है, जो है 50 जो है उस पे मुद्दों पे MOU हुआ इनका। ठीक है, 50 मुद्दों पे MOU जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया अफ्रीका ने साइन किया। ठीक है, 50C। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मान्यता प्राप्त स्टार्टअप सर्वाधिक किस क्षेत्र से है। देखिए सबसे ज़्यादा जो है, अच्छा क्षेत्र से नहीं, अभी पहले पूछ रहे हैं कि कहाँ जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप हुए, तो देखिए सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो है महाराष्ट्र, कहाँ से, महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर दिल्ली और फिर यूपी। तो यूपी जो है स्टार्टअप्स में चौथे नंबर पे है। ठीक है, चौथे नंबर पे और सबसे ज़्यादा जो है स्टार्टअप्स कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा और दिल्ली जो है 4th नंबर पे है। ठीक है, सर्वाधिक स्टार्टअप जो है किस सेक्टर से है, तो सेक्टर अगर पूछ रहा है तो जो सर्वाधिक स्टार्टअप है वो आईटी सेक्टर से हैं। ठीक है, आईटी सेक्टर से सबसे ज़्यादा स्टार्टअप हैं, फिर हेल्थ सेक्टर से दूसरे नंबर पे और फिर एजुकेशन तीसरा नंबर है। तो सबसे ज़्यादा जो आपके स्टार्टअप्स हैं वो आईटी सेक्टर से, किससे, आईटी सेक्टर से हैं, दूसरे नंबर पे हेल्थ है और तीसरे नंबर पे एजुकेशन है। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ से, आईटी से, फिर हेल्थ से और फिर एजुकेशन से। हो गया। नेक्स्ट हमारा है 13वां आईसीसी अंडर-19 विश्व कप। ठीक है, 13th कौन सा है ये, 13वां है, 13th है आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ होगा, ये दक्षिण अफ्रीका में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। अंडर-19 है ये, 13वां है आईसीसी का जो क्रिकेट विश्व कप है 2020 में होने वाला है, ये जो आपका साउथ अफ्रीका में होगा। वर्ष 2020 का जो खिताब है वो बांग्लादेश ने जीता था। ठीक है, 2020 का जो खिताब है वो बांग्लादेश ने जीता था पहली बार, और ये जो है इंडिया को डिफीट करके बांग्लादेश जीता था। ठीक है, इंडिया को डिफीट करके बांग्लादेश ने पहली बार जो खिताब जीता था। अब देखिए SRS रिपोर्ट 2020 नमूना पंजीकरण रिपोर्ट जो है ये, ठीक है ना, 2018 के लिए है ये, 2018 का ही रिपोर्ट अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो SRS रिपोर्ट 2020 नमूना पंजीकरण रिपोर्ट फॉर 2018 है ना, 2020 का रिपोर्ट है, 18 का जो है आंकड़ा है। देखिए इसके अनुसार जो राष्ट्रीय जन्म दर है, ठीक है, राष्ट्रीय जन्म दर है वो 20 है।
ठीक है। जन्म दर जो है वो 20 है। शहरी क्षेत्र में अगर देखें तो 16.7 है, 16.7 है, और ग्रामीण में जो है 21.6 है। तो ग्रामीण में जो है जन्म दर ज़्यादा है शहरों से, ठीक है। कंट्री के लिए कितना है, 20 है, कंट्री के लिए 20 है। शहरी में जो है आपका 16.7 है, 16.7 है, और ग्रामीण में 21.6 है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब अधिकतम जो है जन्म दर कहाँ पे है ये हम देख लेते हैं, किस स्टेट में जो है अधिकतम जन्म दर है। देखिए सबसे ज़्यादा जो जन्म दर है वो कहाँ पे है, वो आपका है बिहार में, उसके बाद फिर यूपी में दूसरे नंबर पे, और तीसरा नंबर जो है एमपी में है। सबसे ज़्यादा जन्म दर बिहार में है, फिर यूपी, फिर एमपी। और यूपी में जो है वो कितना है, 25.6, ठीक है। नेशनल एवरेज कितना है, 20, और यूपी का है 25.6 जो दूसरा है, ठीक है। पहला बिहार, दूसरा यूपी और तीसरा एमपी। शहर में 16.7 है और ग्रामीण में जो है 21.6 है। नेक्स्ट हमारा है न्यूनतम, जो न्यूनतम जन्म दर है वो कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार में न्यूनतम जन्म दर है, अंडमान निकोबार में न्यूनतम है। गोवा में जो है उसके बाद है, और फिर नागालैंड और फिर केरला, ठीक है। अंडमान निकोबार, गोवा, नागालैंड और फिर केरला है। हाँ, नेक्स्ट हमारा है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। चाइल्ड जो मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इसके पहले कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ। तो अच्छा इसमें छूटा हुआ है, देखिए ये जो है आपका, ये हमने कवर कर लिया। अब देखिए मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर जो है इंडिया में 6.2 है, ठीक है। जन्म दर कितनी थी, 20 थी, मृत्यु दर कितनी है, 6.2 है, ठीक है। तो जो अर्बन एरियाज है, शहरी एरियाज है, वहाँ पे मृत्यु दर 5.1 है, और जो है गाँव में जो है वो 6.7 है। तो गाँव में जन्म दर भी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है, ठीक है। जो टोटल हमारा इंडिया का है वो जो है आपका 6.2 है, 6.2 मृत्यु दर है। जब सबसे सबसे ज़्यादा मृत्यु दर कहाँ पे, हमने सब कवर कर दिया ऑलरेडी। सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर है वो आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, उड़ीसा में, और फिर यूपी, ठीक है। यूपी 5वें नंबर पे है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर है वो है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में 5वें नंबर पे यूपी है, 6.6 है, 6.6 है यूपी में मृत्यु दर। जो सबसे कम मृत्यु दर है वो कहाँ पे है, दिल्ली में सबसे कम है, नागालैंड में उससे बाद है, और फिर दादर नागर हवेली में तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो दिल्ली में जो है वो मृत्यु दर जो है वो सबसे कम है, दिल्ली में मृत्यु दर सबसे कम है, फिर नागालैंड में, और फिर दादर नागर हवेली में। दिल्ली में मृत्यु दर सबसे कम है, फिर नागालैंड में, और फिर दादर नागर हवेली में। और मैक्सिमम जो है कहाँ पे है, वो छत्तीसगढ़ में है, फिर उड़ीसा में, और फिर यूपी में, ठीक है। अब देखिए अगर शिशु मृत्यु दर की बात करें, हमने मृत्यु दर की बात की थी, अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 32 है ये, ठीक है। 32 है इंडिया के लिए, 32 है। और जो अर्बन एरिया है यानी कि शहर है जो उसके लिए 23 है, रूरल एरिया के लिए 36 है। शहरों के लिए कितना है, 23 है, और रूरल एरियाज के लिए 36 है, ठीक है। अधिकतम जो है, अधिकतम जो मृत्यु दर है वो एमपी में है, एमपी जो है अधिकतम एमपी में मृत्यु दर है। उसके बाद फिर यूपी में है, किसकी मृत्यु दर, चाइल्ड की, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो मैक्सिमम एमपी में है, फिर यूपी में है ना। उसके बाद जो है हमारा आसाम जो है, और छत्तीसगढ़ में, दोनों जो है तीसरे नंबर पे, आसाम और छत्तीसगढ़ दोनों ही तीसरे नंबर पे है, ठीक है। आसाम और छत्तीसगढ़ दोनों ही तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइल्ड मोर्टेलिटी में जो है एमपी है, दूसरे नंबर पे यूपी है, ठीक है। पहले नंबर पे एमपी है, दूसरे नंबर पे यूपी है। न्यूनतम सबसे कहाँ पे है, शिशु मृत्यु दर न्यूनतम कहाँ पे है, तो ये नागालैंड में सबसे कम है, मिजोरम में, उसके बाद फिर केरला में। तो शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम जो है नागालैंड में है। अगर मृत्यु दर टोटल देखें तो दिल्ली में सबसे कम है, दूसरे नंबर पे नागालैंड है, तीसरे नंबर पे दादर नागर हवेली है। लेकिन शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो सबसे कम नागालैंड में है, फिर मिजोरम में, और फिर केरल और सिक्किम, गोवा तीनों जो है तीसरे नंबर पे है। देखिए अगर जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 1971 से अब तक जो है ये 1/4 रह गई है, ठीक है। तो ये घट गई है, अभी पहले से जो है 1/4 रह गई है। प्राकृतिक जो है दर की, वृद्धि दर की बात करें, ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि दर की बात करें तो ये जो है एनजीआर है ना, एनजीआर प्राकृतिक जो वृद्धि दर, एनजीआर है ना, नेचुरल ग्रोथ रेट, ये जो हमारा है 13.8, 13.6 है, ठीक है। 13.8 जो है नेचुरल जो है ग्रोथ रेट है। अर्बन एरियाज में 11.6 है, और रूरल में जो है 14.9 है। तो रूरल एरियाज में जो एनजीआर है प्राकृतिक वृद्धि दर है वो ज़्यादा है, अर्बन में कम है, ठीक है। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो ये 13.8 है, कितना है, 13.8 जो है वो जो है आपकी प्राकृतिक वृद्धि दर है। यूपी में बर्थ रेट कितना है, यूपी में बर्थ रेट 25.6 है, यूपी में बर्थ रेट 25.6 है। अर्बन में जो है 22.6 है, और रूरल में जो है 26.6 है, ठीक है। यूपी में बर्थ रेट बहुत जो है ज़्यादा है, 26 है, 25 है, और जो है नेशनल लेवल पे 20 है। यूपी में 25.6 है, अर्बन में 22.6 है, और रूरल में 26.6 है, ठीक है।
डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट 6.6 है, 6.6, जबकि अभी हमने जैसे देखा था कि जो डेथ रेट है वो नेशनल लेवल पे कितना है, नेशनल लेवल पे डेथ रेट जो है, ये देखिए शिशु मृत्यु दर डेथ रेट जो है नेशनल लेवल पे 6.2 था शायद, हाँ देखिए 6.2 है, ठीक है 6.2 है। और जो है यूपी में जो कितना है डेथ रेट 6.6 है, ठीक है। अर्बन में 5.6 है और रूरल में 7 है, तो रूरल में जो है डेथ रेट भी ज़्यादा है। नेशनल ग्रोथ रेट जो है कितना है, वो 13 पॉइंट समथिंग था। यहाँ पे जो है एनजीआर जो है यूपी में 19 है, अर्बन एरियाज में 17.2 है और रूरल एरियाज में 19.6 है। सीएमआर मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है कितना, 43, बहुत ज़्यादा है, ठीक है 43 है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अर्बन में 35 है और रूरल में 46 है, रूरल में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम ये बजट हमारा है 2020-21 का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।